नमस्ते साथियों। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धक और एकेडमिक प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ज्ञान दूत 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मीनू तंवर, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग से। आज हम बात करेंगे गांव के बारे में। गांव क्या होते हैं, गांव की विशेषताएं क्या होती हैं। गांव हमारी संस्कृति का आधार है, तो निश्चित रूप से हमें इसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गांव होते क्या हैं। देखिए, हम सभी लोग भारत की जो जनसंख्या है या भारत की जो 80% जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। और यूँ कह दीजिए कि इस तरीके से यहाँ पर गांव की जो महत्वता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ग्रामीण संरचना की अलग अलग तरह से व्याख्या की है। कुछ तो लोग कहते हैं कि जहाँ पर इकोनॉमिकली और सोशोलॉजिकल दृष्टि से जो लोग पिछड़े हुए होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उस क्षेत्र को हम गांव कह सकते हैं। कुछ कहते हैं जहाँ पर कृषि व्यवसाय होता है वहाँ पर गांव होता है। कुछ लोग इसको जनसंख्या की दृष्टि से गांव, जैसे जहाँ पर जनसंख्या कम होती है वहाँ पर गांव की वो उस जगह को हम गांव कह सकते हैं। बहुत सारे विद्वान हैं, के एन श्रीवास्तव जी हैं जिन्होंने व्हाट इज़ रूरल उसमें अपने विचार बताते हुए लिखा है कि ऐसी जगह जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, वहाँ पर जो व्यक्ति है वो इन्वायरमेंट के साथ या पर्यावरण के साथ अपना संबंध स्थापित करता है। साथ ही साथ यदि हम करें बात बर्स्टांड की, वो ये कहते हैं, उनकी एक पुस्तक है रूरल सोशियोलॉजी, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि ग्रामीण या गांव जो होते हैं उसका निर्धारण हम दो चीज़ों से कर सकते हैं। पहला तो या तो वो लोग कृषि से जीवन यापन करते हैं और वहाँ पर जो जगह है वो घनत्व जो है वो क्षेत्र कम होना चाहिए। तो ये बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो गांव पर अपनी बातें करते हैं और बताते हैं कि गांव क्या होता है। उन्हीं के कंक्लूज़न पर हम एक परिभाषा बना देते हैं गांव की, कि गांव जो है वो एक ऐसा ग्रामीण समुदाय होता है जहाँ पर कृषि की प्रधानता हो सकती है, प्रकृति से निकटता हो सकती है, प्राथमिक संबंध मतलब प्राइमरी रिलेशन जिसको हम बोलते हैं, बहुत एक दूसरे के क्लोज होते हैं। वहाँ पर हम वो लोग गांव के होते हैं, जनसंख्या कम कम होती है वहाँ पर। और यूँ कह दीजिए कि ये लोग इतने ज़्यादा यूँ कह एडवांस नहीं होते हैं जितने कि शहरों के लोग होते हैं। चलिए आपको स्क्रीन पे मैं दिखाती हूँ गांव की विशेषताएं। विशेष रूप से यदि हम कहें कि गांव की क्या विशेषताएं हैं, तो ये लोग प्रकृति पर निर्भर होते हैं। मतलब इनका बहुत सारी चीज़ें जो है वो नेचर पर डिपेंड होते हैं और ये लोग उन्हीं से ही, जैसे कुछ बनाना होगा, खाना होगा, खेती, हर चीज़ जो है इनकी नेचर पर डिपेंड होती है। इनकी कम्युनिटी होती है वो छोटे साइज़ की, जैसे समुदाय का आकार छोटा होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। आपने देखा होगा गांव में कई जगह तो ढाणियाँ बनी रहती है खेतों में, 5-7 घर इकट्ठे हो गए, फिर उन्होंने वो रहते हैं, थोड़ी दूर आगे चले जाओ फिर 2-4 घर होते हैं। तो इनकी जनसंख्या भी कम होती है, बहुत सिंपल खाना खाते हैं, ये सादा जीवन रहते हैं, नेचर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जो इनकी ज़मीन से उगती है उन्हीं चीज़ों को ये ज़्यादा महत्व, बहुत सिंपल लिविंग होती है इनकी। सामाजिक गतिशीलता का इनमें पूर्णतया अभाव होता है। धर्म, प्रथा और रूढ़ियों का महत्व जो है वो ज़्यादा होता है। कस्टम्स और मूर जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जैसे मोस्टली शहरों में आप देखेंगे छोटे छोटे परिवार होते हैं जिसमें माता पिता और उनके बच्चे ही रहते हैं, जबकि यहाँ पर जॉइंट फैमिली पाई जाती है। कृषि जो होता है वो इनका मुख्य व्यवसाय होता है। इसके अलावा पशुपालन, बागवानी और दूसरे व्यवसाय भी करते हैं, पर टोटली डिपेंड ऑन ये खेती। जाति व्यवस्था इनके अंदर पाई जाती है। भाग्यवादिता पर ये बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। भाग्यवादिता मतलब क्योंकि एजुकेशन का अभाव होता है, अंधविश्वासी हो जाते हैं,
और उनका दृढ़ विश्वास ये होता है कि व्यक्ति चाहे कितना ही प्रयत्न कर ले, किंतु उन्हें उतना ही प्राप्त होगा जितना उनके भाग्य में लिखा होगा। जैसे तुलसीदास की एक पंक्ति है, वो मुझे याद आ रही यहाँ पर, कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावही शाखा। मतलब जो ईश्वर ने निर्धारित कर दिया है वही होगा, तो बिना मतलब तर्क और विवाद क्यों बढ़ाएं हम। तो ये लोग भाग्यवादिता पर अधिक विश्वास करते हैं। जनमत का उन पे बहुत अधिक प्रभाव रहता है। आप देखिए पंचायतों में, इनमें इनका ज़्यादा प्रभाव रहता है। ये लोग जल्दी से अपने विचार नहीं देते हैं, जो ग्रामवासी कह देते हैं उसको ये मान लेते हैं। आत्मनिर्भर होते हैं। गाँव में जो है वो आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं देखने को मिलती है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दृष्टि से भी ये लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और ये लोग अपने कार्य लगभग सभी कहते हैं, श्रम विभाजन जो है इनके अंदर नहीं पाया जाता है। यदि स्त्रियों की स्थिति देखें तो बड़ी लो पोजीशन ऑफ वुमेन रहती है। भारतीय ग्रामीण समुदायों में अगर नारी की स्थिति को देखेंगे तो बहुत ही निम्न पाई जाएगी। कन्यावध, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव, पारिवारिक संपत्ति में स्त्री का अधिकार ना होना, विवाह विच्छेद हो जाना, ये अनेक कारण हैं जिससे क्या है कि वहाँ पर स्त्रियों की स्थिति जो है वो निम्न होती। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो गांव को प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट हम जब बात कर रहे हैं कि प्रकार, अब हम बात करते हैं गांव के प्रकार। गांव के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं देखिए। सबसे वैसे तो गांव के बहुत सारे प्रकार हैं, आप अपनी बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको बहुत प्रकार मिल जाएंगे, परंतु उनमें से कुछ प्रकारों को मैं आपके सामने लाई हूँ। पहला है डॉक्टर S.C. दुबे, जिन्होंने गांव पर अध्ययन किया है और उन्होंने बताया है कि हम आकार, जनसंख्या और भू क्षेत्र के आधार पर गांवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। आकार के आधार पर मतलब बड़े गांव और छोटे गांव। प्रजातीय तत्व और जातियों के आधार पर भी इन्होंने अपने अध्ययन में गांवों को देखा है। जैसे कुछ ऐसे गांव होंगे जहां पर एक ही जाति के लोग निवास करते हैं, तो वो जातीय आधार पर गांव बन जाते हैं। भूमि के स्वामित्व के आधार पर, भूमि का मतलब मान लीजिए मेरी ज़मीन जिस जगह पे है, मैंने वहीं पर अपना घर बना लिया और आसपास जो लोग हैं वो वहीं पर अपना घर बनाकर और इकट्ठे रहने लग जाते हैं, तो वो भूमि पर स्वामित्व हो जाता है। अधिकार और सत्ता के आधार पर आपका जो एक एरिया होता है वहाँ पर आपका पावर होता है, तो उसके आधार पर गांव बना लेते हैं। एक ही समुदाय के लोग वहाँ पर रहने लग जाते हैं। दूसरे समुदाय से दूरी के आधार पर, जैसे मान लीजिए कुछ एक जाति के हैं, धर्म के हैं, समुदाय के हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो उसके आधार पर भी गांव बन जाते हैं। स्थानीय परंपराएं क्या होती है बच्चे, जो हमारे आसपास जो हमारी परंपराएं, तो हम एक जैसी परंपराओं को मानने वाले जो लोग हैं वो अपना एक अलग गांव बना लेते हैं। दूसरे लोग दूसरी परंपराओं का, मतलब कहने का S.C. दुबे का मतलब ये है कि जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भी हम गांवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरे वर्गीकरण पर आते हैं। दूसरा वर्गीकरण है सोरोकिन ने जो गांव के वर्गीकरण के दो आधार बताए हैं। पहला उन्होंने आधार बताया है घरों का संगठन। वही मैंने बताया कि आप अपने घरों का संगठन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर भी कर सकते हैं। और दूसरा संस्तरण, देखिए भू स्वामित्व, जो भूमि पर आपका स्वामित्व है, उस जहाँ पर आपकी भूमि है वहीं पर आप अपना घर बना लेते हैं। सोशल स्टारिफिकेशन, मतलब उच्च जातियों का समूह, निम्न जातियों का समूह, मध्यम जातियों का समूह, इस तरीके से गाँवों में जो है गाँव बन जाते हैं। उन्होंने बताया है कि केंद्रीकृत गांव और विकेंद्रीकृत गांव, मतलब केंद्रीकृत गांव कौन से होते हैं, जो झुंड बनाकर रहते हैं, उनकी खेती योग्य भूमि भी वहीं होती है और वो एक ही जगह पर रहते हैं। साथ ही विकेंद्रीकृत गांव, मतलब ये ऐसे गांव होते हैं जो अपने अपने मान लीजिए समूह बनाकर घरों में निवास करते हैं। उनके निवास अलग अलग, विकेंद्रीकरण मतलब अलग अलग रहना और केंद्रीकरण मतलब एक जगह पर रहना, क्योंकि इनके सामाजिक जीवन में, रहन सहन में
थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इसके कारण वो अपना समुदाय जो है वो खुद बना लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं गांवों के महत्व की। हमारे भारत में देखिए, वैसे तो वर्ल्ड में आप कहीं पर भी चले जाएंगे गांव आपको मिलेंगे ही, किंतु भारत क्योंकि एक ऐसी प्राचीन संस्कृति है, यहाँ पर बहुत सारे लोग निवास करते हैं, और यहाँ पर यूँ कह दीजिए कि हर व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति, आप हम सब चाहे शहर में रह रहे हैं किंतु हमारी जो जड़ें हैं वो गांवों से ही जुड़ी हुई हैं। तो हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव के रहने वाले हैं। तो इस लिहाज से यदि हम देखें तो गांवों का महत्व जो है वो और भी अधिक बढ़ जाता है। तो अब क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या जो है वो गाँव पर में निवास करती है। मतलब हमारे यदि हम कह दीजिए कि करोड़ों की जनसंख्या है भारत में, तो हम कम से कम, पहले ही मैंने बोला है कि 80% जनसंख्या जो है हमारी गाँव से निवास करती है। ये अलग बात है कि कार्य के सिलसिले में या किसी और कारण से हम गाँवों से पलायन कर जाते हैं, शहरों में रहने लग जाते हैं शिक्षा के कारण और काम करने के लिए, किंतु हमारा जड़ें जो हैं वो आज भी गाँव में ही निवास करती है। संस्कृति का आधार स्थल गाँवों को माना जाता है। देखिए, जितने भी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, आज भी जितने गाँवों में फॉलो होते हैं वो शहरों में नहीं होते। बहुत त्योहार है, पर्व है, धर्म है, हर चीज़ को जो आप देखेंगे तो वो गाँवों में सबसे ज़्यादा निभाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। यदि आप शहरों में चले जाइए, शहरों में आप देखेंगे कि लोग, पड़ोसी भी एक दूसरे को नहीं जानता है, उनको पता ही नहीं है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारी गली में क्या हो रहा है। किंतु शहर में यदि यदि गांव में आप जाएंगे तो गांव में लोग बहुत प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो वही कारण है कि वहाँ पर आज भी हम यदि कहें तो हमारे रीति रिवाज जिंदा हैं, संस्कृति जिंदा है, हमारी परंपराएं जिंदा हैं। तो इस कारण संस्कृति का आधार स्थल है। यदि हम देखें इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस गाँवों की क्या है, तो वहाँ पर मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें श्रम विभाजन नहीं है। शहरों में श्रम विभाजन, जैसे जैसे समाज प्रगति करता है श्रम विभाजन बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे समाज और ज़्यादा डेवलप होगा तो इकोनॉमिक जो यूँ कह दीजिए इम्पॉर्टेंस है वो भी बढ़ती चली जाती है। किंतु गाँव में आप देखिए वही व्यक्ति खेती भी कर रहा है, दूसरे कार्य भी कर रहा है, पशुपालन भी कर रहा है, अदर कुछ हैंडीक्राफ्ट के भी कार्य आप देखिए गाँव में हो रहे हैं। तो इसी से ही मिलता जुलता हमारा अगला महत्व है श्रम का स्रोत, सोर्सेज ऑफ लेबर। मतलब आप वहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा, जैसे आप शहरों में जाएंगे तो आपको लेबर ढूंढनी पड़ती है। आप मकान बना रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप लेबर लेके आते हैं। किंतु शहरों में आप गाँव में आप चले जाइए, एक ही व्यक्ति जो है वो मिस्त्री भी बन जाता है, मजदूर भी बन जाता है, खेती भी कर लेता है, सब कार्य कर लेता है। तो श्रम का स्रोत जो है वो गांव में मिलता है। डिवीज़न ऑफ लेबर, जो दुर्खीम ने बहुत अच्छा एक कंसेप्ट दिया है डिवीज़न ऑफ लेबर का, तो वो गांवों में नहीं पाया जाता या ना के बराबर होता है। मानवीय शक्ति का स्रोत होता है गांव। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सभी व्यक्ति अपने हाथों से काम करते हैं, अपनी मेहनत से काम करते हैं। शहरों की तरह नहीं है कि कपड़े भी धो रहे हैं तो मशीन धो रही है, कोई और कार्य कर रही है तो मशीन कर रही है, सब काम मशीन करती है शहरों में आप देखिए, और व्यक्ति केवल यंत्रवत बना रहता है। किंतु गांवों में जो है सभी व्यक्ति अपना कार्य खुद करते हैं। तो यही कारण है कि समाज के अंदर गांवों का महत्व आज भी बना हुआ है। गांव हमारे जीवन का आधार है। तो हम यदि एक बात को कह दें तो गांव जो है नगर, कस्बा, इन सभी से जो है गांव एक प्राचीन संस्कृति का स्रोत है, और इसी कारण जो है पर्यावरण के निकट है। तो इसी कारण हमारे गांवों का महत्व जो है भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपको मेरा ये टॉपिक जो है इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है, किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप
कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल दीजिएगा। मैं अधिक से अधिक उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।